वेलकम टू AR फार्मेसी। तो जैसा कि फोर्थ में 2026 को बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का एग्ज़ाम था महाराष्ट्र में डी फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का। तो इस एग्ज़ाम से पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर प्रोवाइड किया था। तो जिन स्टूडेंट ने इसे परचेज़ किया उनका पेपर बहुत अच्छा गया। और मैंने जब ये पेपर एनालाइज़ किया तो मुझे पता चला कि जो 80 मार्क्स का पेपर था उसमें से जो है 61 मार्क्स सीधा मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आए थे। मैंने फार्माकोलॉजी का भी पेपर बनाया था, CPM का भी पेपर बनाया था, और जो फार्माकोलॉजी का पेपर था 50% मैच करता था मेरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पेपर से। और जो CPM का जो पेपर था वो 100% मैच करता था। मैंने उसका भी रिव्यू वीडियो डाला है, मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और इससे पहले जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर हुआ था फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का, तो मैंने उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया था। तो उसमें से भी जो है 61 मार्क्स का मेरे पेपर से आया था, मैंने उसका रिव्यू वीडियो भी डाला है। और अब आज फिलहाल बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी के पेपर के ऊपर। मैं इस पेपर का रिव्यू करूँगा और बताऊँगा कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में से कहाँ ये एग्ज़ाम में आया था 61 मार्क्स का। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसे परचेज़ किया था वो भी इस वीडियो में चेक कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा भी कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का जो पेपर है आप इंपॉर्टेंट पेपर मुझसे कैसे बाय कर सकते हो, क्योंकि ये कल ही एग्ज़ाम है और ऑलरेडी ये पेपर कल बहुत सारे लोग बाय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब तक मैसेज आ रहा है कि इसको बाय कैसे करते हैं, थोड़े स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है। तो इस वीडियो में सब मैं क्लियर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि बायोकेमिस्ट्री के पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस और एक्सप्लेन डिफरेंट रिएक्शन एंड एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो मैंने ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो मैंने बनाया था उसमें मैंने मेंशन किया था ये, और आंसर के साथ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो तो ये वाले क्वेश्चन में तो आपको मार्क्स मिलने ही चाहिए अच्छे खासे, 5 मार्क्स। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो राइट अ नोट ऑन स्टार्च एज पॉलीसैचराइड्स एंड गिव बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये भी मैंने क्वेश्चन पेपर में दिया था, अपने इंपॉर्टेंट पेपर में दिया था, लेकिन ये इनडायरेक्टली पूछा इस बार एग्जाम में, तो इसका फुल मार्क्स नहीं पकड़ेंगे, एक 2 मार्क्स इसका पकड़ सकते हैं 5 में से, क्योंकि बहुत घुमा फिरा के इस बार ये वाला क्वेश्चन आया था। और जो थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो इसके ऊपर भी मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर एंड आंसर में जो है मैंने ये इंक्लूड किया था बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का। तो यहाँ से भी जिन स्टूडेंट्स को बाय करके स्टडी किया था वो इस क्वेश्चन को भी इजीली क्लियर कर सकते थे। तो इसमें भी आप 5 मार्क्स पकड़ सकते हो। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिफाइन प्रोटीन्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर वाले पेपर में, मास्टर पेपर में जो है ये इंक्लूड नहीं था, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। सेकंड, उसके बाद वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन लीवर फंक्शन टेस्ट और डिस्कस रिएक्शन इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल। तो ये मैंने दोनों जो है क्वेश्चन आंसर के साथ प्रोवाइड किया था अपने मास्टर पेपर में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया था, एंडलेस फंक्शंस ऑफ लीवर के ऊपर और लीवर फंक्शन टेस्ट। और उसके बाद वाला जो था रिएक्शन इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल, तो इसके ऊपर भी मैंने यूरिया साइकिल पे भी क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड किया था अपने इंपॉर्टेंट पेपर में। और उसके बाद वाला जो आता है वो है डिफाइन एंजाइम्स के ऊपर और लॉग एंड की थियरी के ऊपर ये क्वेश्चन था। तो ये भी मैंने अपने मास्टर पेपर में इंक्लूड किया था। जिस स्टूडेंट ने इसको स्टडी किया था वो इसको भी जो है एग्ज़ाम में अच्छे से क्लियर किया होगा। तो ओवरऑल अगर सेक्शन 1 की बात करें तो 30 मार्क्स का जो है ये सेक्शन था। तो अगर मैं इसको मार्क्स कैलकुलेट करूँ तो 27 मार्क्स तो आने ही चाहिए जिन स्टूडेंट ने इसको प्रॉपरली स्टडी किया, और साल भर थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा तो इसमें 27 मार्क्स आने ही चाहिए। कि ऐसा तो नहीं था कि पूरा मेरे मास्टर पेपर से पढ़ा, थोड़ा सा कॉमन सेंस खुद भी यूज़ किया होगा तो जाके 27 मार्क्स आने ही चाहिए। फिर बात करते हैं अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था डिफाइन लिपिड और गिव डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल, तो ये वाला मेरे मास्टर पेपर में इंक्लूड नहीं था। लेकिन अब जो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। और उसके बाद गिव नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, राइट रोथरेस टेस्ट। तो ये वाला भी जो है मैंने अपने मास्टर पेपर में इंक्लूड किया था। ये जैसे कि इसमें देख सकते हैं विटामिन के ऊपर भी मास्टर पेपर में इंक्लूडेड था, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, और एक नहीं मैंने 2 बार ये इंक्लूड किया था क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंट बहुत दिख रहा था ये। और फिर बात करते हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन और रोथरस जो टेस्ट था उसके ऊपर भी मैंने कॉमन टेस्ट करके एक टेबल दिया था। तो क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार लोग टेबल पूछते हैं कि ये टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है, तो इसलिए मैंने एक अलग से टेबल ही बना दिया था, तो जिसमें से रोथरस टेस्ट का इस बार आ गया एग्ज़ाम में। फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो डिस्कस द फंक्शन डेफिशिएंसी, ये वाला मेरे पेपर में इंक्लूड नहीं था मास्टर पेपर में, और सेकंड वाला भी ये इंक्लूड नहीं था। और जो ORS का था वो डिस्कस अबाउट ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, तो ORS के ऊपर भी मैंने आंसर दिया था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो है एक्सप्लेन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट।
और राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये दोनों क्वेश्चन भी मैंने अपने मास्टर पेपर में इंक्लूड किया था आंसर्स के साथ, जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पे किडनी फंक्शन टेस्ट और फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल करके। फिर उसके बाद आता है डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डिफाइन एनीमिया एंड लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, एक्सप्लेन सिकल सेल एनीमिया। और तो ये जो ये दो क्वेश्चन आपके ये दोनों क्वेश्चन भी मैंने अपने मास्टर पेपर में इंक्लूड किया था आंसर के साथ। जो लास्ट वाला आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये नहीं इंक्लूड था, तो मैं जो दो क्वेश्चन जो इंक्लूड किया था वो दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी मैंने दिया था अपने मास्टर पेपर में, और सिकल सेल एनीमिया और एनीमिया के ऊपर भी टाइप्स भी देख सकते हैं, डेफिनेशन सिकल सेल एनीमिया। तो पूरा जो है डायरेक्टली आप देख सकते हैं ये मास्टर पेपर से आया इस बार एग्ज़ाम में। तो अगर मैं सेक्शन 2 के जो अगर मैं मार्क्स अगर कैलकुलेट करूँगा तो 30 में से जो है मास्टर पेपर में से डायरेक्टली 20 लगभग जो है 21 मार्क्स का एग्ज़ाम में आया। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अगर मिला दो तो लगभग जो है 48 मार्क्स होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर पेपर मेरा पढ़ा था उनके 60 में से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला के 48 मार्क्स आएंगे। अब बात करते हैं जो थर्ड सेक्शन है जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंडो एंजाइम्स और गिव सिग्निफिकेंस ऑफ जेंड्रोप्रोटिक टेस्ट फॉर अमीनो एसिड। तो ये दोनों भी क्वेश्चन मैंने अपने मास्टर पेपर में इंक्लूड किया था। तो मैंने एक टेबल बनाया था जो वन मार्क के क्वेश्चन का, उसमें से पहला क्वेश्चन ही इस बार मास्टर पेपर में से आ गया एंडो एंजाइम्स के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ा टेबल बनाया था, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कट करके दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। लगभग उसमें मैंने बहुत सारे जो वन वर्ड के क्वेश्चन दिया था जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता, तो उसमें एंडो एंजाइम्स को सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा था, इसलिए पहले नंबर पर रखा था और इस बार एग्जाम में वो आ भी गया। तो जिन स्टूडेंट ने से एक बार भी स्टडी किया होगा वो एग्ज़ाम में ये लिख पाए होंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन था जेंड्रोप्रोटिक के ऊपर, उसका भी मैंने मास्टर पेपर में इंक्लूड किया था। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल्टोस, ये इंक्लूड नहीं था। और उसके बाद द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 इज डैश करके। और उसके बाद क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन नहीं था मेल्टोस का, ऊपर के दो हो गए। और क्वेश्चन जो है मास्टर पेपर में मेरे इंक्लूड थे। और जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी इंक्लूड था, मैं ये करके दिखाऊँ क्योंकि मैंने एक साथ 4-5 क्वेश्चन जो है उसमें इंक्लूड किया था। तो एक साथ ही मैं आपको स्क्रीन पे शो करूँगा। तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 ये भी मेरे मास्टर पेपर में अवेलेबल है। और नॉर्मल वैल्यू ऑफ ये देख सकते हैं फिल्ट्रेशन रेट भी मेंशन किया था, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी वाला भी मेंशन किया था, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ वाटर भी और फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन के आंसर मैं एक साथ आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एक साथ जो है मैं 1 2 3 4 5 पाँचों के पाँचों क्वेश्चन के जो है मैं पाँचों आंसर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। ये मैंने मास्टर पेपर में दिया था। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो उसके बाद था क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ ATP इज डैश एंड NADH इज डैश। तो ये भी दिया था लेकिन NADH का नहीं दिया था और ATP का दिया था मैंने खाली। तो ATP का देख सकते हैं मैंने एक टेबल दिया था कॉमन फुल फॉर्म्स का, तो उसमें ATP मेंशन था। तो इसका आधा मार्क्स पकड़ सकते हैं या फिर फ़िलहाल के लिए उसको भी अभी इंक्लूड नहीं करते। वैसे तो आधा मार्क्स उसमें आ रहा है लेकिन आधा मार्क्स अगर आपके वर्ड्स गलत है तो उसमें भी काट सकते हैं, इसलिए इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे ATP वाले क्वेश्चन को। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका आंसर गिव टू फंक्शंस ऑफ विटामिन A। तो ये भी मैंने अपने मास्टर पेपर में इंक्लूड किया था। विटामिन A के फंक्शंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे फंक्शंस दिया था मैंने, सोर्सेज फंक्शन डेफिशिएंसी। तो यहाँ फंक्शन जिसने स्टडी किया था उसको इजीली एग्जाम में है जो है लिख पाया होगा। फिर बात करते हैं डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये वाला मेंशन नहीं था मेरे मास्टर पेपर में। और उसके बाद जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसका आंसर मेंशन किया था मैंने अपने मास्टर पेपर में। वो जो है 1 मार्क वाले क्वेश्चन में से नहीं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया था उसके आंसर में ये मेंशन था। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट करके एक लॉन्ग क्वेश्चन था। तो उसके आंसर के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड जिसने ये पढ़ा होगा तो उसको इसका आंसर यहीं से याद आ गया होगा एग्ज़ाम में। तो मैंने ये भी दिया था इनडायरेक्टली। फिर बात करते हैं उसके बाद वाला क्वेश्चन की, डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय द विटामिन C इज़। तो मैंने विटामिन C की जो डेफिशिएंसी है उसका भी एक टेबल दिया था जितने भी विटामिन है और उसके डेफिशिएंसी के ऊपर। तो जो लास्ट वाला मैंने मेंशन किया था विटामिन C के ऊपर, तो उसकी डेफिशिएंसी आती है स्कर्वी वाला। तो इसका आंसर यही था स्कर्वी। तो जिसने टेबल याद किया, क्योंकि मैंने टेबल स्टार्टिंग में दिया था बहुत सारे, तो जिसने स्टूडेंट ने टेबल याद किया तो उनके लिए ईजी होगा ये आंसर करना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेम 3 टाइप्स ऑफ आरएनए के ऊपर क्वेश्चन था, और स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री ये मेंशन नहीं किया था मैंने, और टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड इन यूरिन इज, तो ये भी मेरे मास्टर पेपर में इंक्लूड नहीं था। बॉडी वाटर इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन, तो ये वाला मेंशन था, ये बॉडी वाटर वाला। और आरएनए वाला मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ क्वेश्चन के आंसर। तो देख सकते हैं आप 3 टाइप्स ऑफ आरएनए करके मैंने एक क्वेश्चन आंसर मेंशन किया था, और हार्मोन्स कंट्रोलिंग वाटर एंड सॉल्ट करके तो आप यहाँ देख सकते हैं एडीएच करके है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं क्वेश्चन पे शो कर चुका हूँ। फिर बात करते हैं टिश्यू कल्चर, ये भी मास्टर पेपर में इंक्लूड नहीं था। आरएनए डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, तो ये वाला मेंशन था, लास्ट वाला मेंशन नहीं था। तो ये वाला दिखा देता हूँ मैं आपको स्क्रीन पे, आरएनए वाला क्वेश्चन। तो एक टेबल दिया था मैंने, उसमें आरएनए और जो है डीएनए के ऊपर कंपैरिजन दिया था। तो इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि आरएनए डज नॉट कंसिस्ट, तो हैज़ थायमिन करके जो था वो नो था इसका आंसर। तो ये वाला भी मैंने जो क्वेश्चन है आंसर के साथ प्रोवाइड किया था अपने मास्टर पेपर में। तो अगर ओवरऑल सेक्शन 3 के अगर मार्क्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ठीक है। और जो सेक्शन 3 उसमें से 13 मार्क्स मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है। तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 का 48 हो रहा था, और इसका जो है सेक्शन 3 का 13 मार्क्स, तो ओवरऑल जो है 61 मार्क्स, जैसे कि मैंने थंबनेल में डाला था मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। जिन स्टूडेंट ने पेपर बाय किया था मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर वाला, तो उनके 61 मार्क्स तो आने ही चाहिए एग्ज़ाम में। और अगर साल भर पूरा पढ़ा भी होगा तो स्कोर बहुत बूस्ट हो जाएगा। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बस एक बूस्टर के तौर पर कर रहा हूँ, पूरी तरीके से इस पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे भी पता नहीं कि एग्ज़ाम में क्या पूछ लेगा। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत साल भर भी पढ़ाएंगे तो मेरा जो मास्टर पेपर है वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। इसलिए जैसे ही मैं मास्टर पेपर प्रोवाइड करता हूँ तो थोड़ा सा सिलेबस खुद भी रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि अब फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो पेपर मैं स्टोर पे मैंने अवेलेबल कर दिया है। तो वो पेपर भी स्टूडेंट्स को भी लेने में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि इसको परचेज़ कैसे करें। अभी कल ही एग्ज़ाम है और बहुत सारे स्टूडेंट ने अब तक पढ़ाई नहीं की। ये सुन के मेरे को बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया मैं, क्योंकि मैसेज भी बहुत आ रहे हैं कि अब तक पढ़ाई नहीं हुई सर, बाय कैसे करें पेपर। तो उसी चीज़ का मैं ऑलरेडी यूट्यूब शॉर्ट पे मैंने एक QR कोड मैंने डाल दिया था, जिसको स्कैन करके आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर परचेज कर सकते थे। लेकिन फ़िलहाल बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से मेरे साथ कनेक्टेड है, उन लोगों ने जैसे ही मैंने मास्टर पेपर अपलोड किया था उन स्टूडेंट ने बाय कर लिया था। लेकिन अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने अब तक बाय नहीं किया, तो मैं शो करूँगा कि फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो पेपर है उसको कैसे बाय कर सकते हैं। और अभी तो वैसे एग्ज़ाम कल ही है मेरे ख्याल से फार्माकोथेरेपेटिक्स का, लेकिन किसी को अगर अभी भी लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करके बूस्ट कर सकते तो ये पेपर बाय कर सकते हैं। या फिर अगर अपने सिलेबस आपका बहुत बार रिवाइज़ कर लिया तो मैं बोलूँगा कि वही रिवाइज़ कर लो। तो जिनको ऐसा लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत है तो वही इसको बाय कर, क्योंकि बस एक ही दिन बचा है। और अगर आप बाय भी कर लेते हो तो उसमें मैंने लेवल्स में जो है क्वेश्चन आंसर हाईलाइट किया हो। तो सबसे पहले लेवल 1 जो था, लेवल 1 जो है फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो मास्टर पेपर है उसमें हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आंसर है। तो सबसे पहले वही याद करना जो ये स्टूडेंट है ये बाय करने वाले ये वीडियो देखने के बाद। और उसके बाद जो है लास्ट में मैंने MCQs दिया है, और उन दोनों को कवर करके फिर आगे की चीज़ जो है मास्टर पेपर की याद करना। तो अब बता देता हूँ कि पेपर बाय कैसे करें। तो जैसे कि YT शॉर्ट पे आपने ये फ़ोटो इमेज देखी होंगी जिसमें मैंने QR डाला था स्कैन टू बाय का। तो जैसे ही अगर आप ये QR को स्कैन कर लोगे तो गूगल लेंस से, या फिर गूगल लेंस में इसकी इमेज भेजोगे तो ये QR गूगल लेंस के ऊपर एक लिंक डिटेक्ट कर देगा। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, और थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। फिर बाय नाउ पे क्लिक करते हैं आप सबकी नाम और ईमेल आईडी नंबर मांगेगा। नाम अगर गलत होगा चलेगा, लेकिन जो ईमेल आईडी है वो आपको सही डालना है, क्योंकि जैसे ही आप परचेज़ करेंगे पेपर तो एक डाउनलोड बटन शो होगा, और अगर कभी कुछ एरर आ गया और डाउनलोड नहीं कर पाए तो ईमेल आईडी अगर सही डालेंगे तो एक कॉपी जो ईमेल पे चले जाएंगे। इसलिए ईमेल सही डालना और नंबर भी। और भी फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इंस्टाग्राम की आईडी स्कैन कर सकते हैं और मुझे मैसेज करके कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं।